नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि न्यू इनकम टैक्स 2025 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल हो गया है। अब यहाँ पे काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न है, कुछ डाउट्स हैं कि हमारी जो भी कंप्लाइंसेस हैं, चाहे वो 2025-2026 फाइनेंशियल ईयर की हैं या 2026-2027 फाइनेंशियल की होंगी, तो वो कौन से एक्ट के हिसाब से होंगी, कौन कौन सी जो कंप्लाइंसेस हैं वो हमारे न्यू एक्ट के हिसाब से होंगी और कौन सी कंप्लाइंसेस हैं जो हमारे पुराने एक्ट के हिसाब से होंगी। तो इन सारे कन्फ्यूज़न के लिए हम आज इस वीडियो के माध्यम से आपको गाइड करेंगे और कोशिश करेंगे समझाने की और समझने की कोशिश करेंगे कि जो भी हमारी कंप्लाइंसेस हैं, चाहे वो पुराने एक्ट के हिसाब से हैं या नए एक्ट के हिसाब से हैं, वो कौन कौन से जो कंप्लाइंसेस हैं हमारे पुराने एक्ट के हिसाब से होंगे और कौन कौन से ये नए कंप्लाइंसेस हैं जो हमारे नए एक्ट के हिसाब से होंगे। क्योंकि हमारे बिजनेस में काफ़ी सारे ऐसे जो ट्रांजेक्शन्स हैं जो कि हमारी अभी क्लोजिंग के लिए पेंडिंग हैं, तो उन ट्रांजेक्शनों का जो इफ़ेक्ट आएगा वो हमारा ओल्ड टैक्स के हिसाब से होगा या जो नया इनकम टैक्स 2025 आया है उसके हिसाब से होगा। तो इसके लिए आज हम सबसे पहले समझेंगे टीडीएस की कंप्लाइंसेस के लिए, क्योंकि सबसे पहला हमारा काम होगा जो अप्रैल मंथ में हमें टीडीएस डिपॉजिट करने हैं, चाहे वो मार्च मंथ का है या फिर जो अप्रैल में हम टीडीएस डायरेक्ट करेंगे जो कि हमें डिपॉजिट मई में करना होगा। तो कौन सा जो टीडीएस है हमें कंसीडर करना होगा पुराने एक्ट के हिसाब से और कौन सा टीडीएस होगा हमें जो नए एक्ट के हिसाब से कंसीडर करना होगा। तो इसके लिए आज हम इनकम टैक्स की साइट पे दिए हुए कुछ FAQs को डिस्कस करेंगे और उसके माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे जो टीडीएस की कंप्लाइंसेस हैं वो कौन कौन सी एप्लीकेबल होंगी पुराने एक्ट के हिसाब से और कौन सी एप्लीकेबल होंगी नए एक्ट के हिसाब से। अब हम आ जाते हैं अपने चैनल भोजवानी टैक्स कंसल्टेंसी पे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने मेरे चैनल को विज़िट नहीं किया तो एक बार जाके विज़िट करें। यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड की हैं, उन्हें जाके देखें और इसका बेनिफिट लें। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले टीडीएस कंप्लाइंसेस की, क्योंकि अप्रैल मंथ में सबसे पहला हमारा काम है टीडीएस कंप्लाइंसेस को पूरा करना। अभी 7 तारीख तक हमें जो मार्च की अपनी टीडीएस है के चालान हैं वो डिपॉजिट करने हैं। अगर कोई हमारे पुराना पेंडिंग रह गया है तो वो देखना है। पूरे फाइनेंशियल ईयर के जो भी हमारे टीडीएस हैं अगर कोई डिपॉजिट नहीं हुए हैं उनका रिकन्सलेशन हमें करना है। तो अब हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि पहला इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया कि व्हाट इज़ द फंडामेंटल रूल ऑफ द डिटरमाइनिंग विच एक्ट गवर्न्स टीडीएस ऑब्लिगेशन ड्यूरिंग द ट्रांजिट, कि जो भी हमारी टीडीएस की कंप्लाइंसेस होंगी वो कौन से एक्ट के हिसाब से होंगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है कि द एक्ट गवर्निंग टीडीएस डिपेंड ऑन द अर्लियर द इवेंट ऑफ द क्रेडिट और पेमेंट, कि जो टीडीएस डिपेंड करेगा आपके पेमेंट्स और क्रेडिट पे कि आपने कब पेमेंट किया है या अपने अकाउंट्स में उसे कब क्रेडिट किया है। अगर आपने इसे 31 मार्च 2026 से पहले किया हुआ है तो उसका जो कंप्लाइंसेस होगी आपकी इनकम टैक्स एक्ट 1961 यानी पुराने एक्ट के हिसाब से होंगी और वही आपका एप्लीकेबल होगा। अब यहाँ पे दिया है इफ़ द अर्लियर इवेंट ऑकर्स ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल, अगर अप्रैल 2026 के बाद अगर आपने कोई टीडीएस की पेमेंट दी है या उसे ऑन अकाउंट बुक किया है तो उस पर जो भी टीडीएस की कंप्लाइंसेस होंगी वो नए एक्ट के हिसाब से होंगी। अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि प्रोफेशनल फीस क्रेडिट इन मार्च 2026 इन द बुक्स, अगर बुक्स में आपने 31 मार्च 2026 को कोई प्रोफेशनल फ़ीस क्रेडिट की हुई है और उसका पेमेंट अगर आप अप्रैल में करते हैं तो इस सिचुएशन में आपके ऊपर जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 यानी पुराने के हिसाब से टीडीएस एप्लीकेबल होगा और आपको जो टीडीएस डिडक्ट करना होगा वो मार्च में करना होगा, लेकिन उसका पेमेंट आपको अप्रैल मंथ में जमा करना है। अब यहाँ समझ लेते हैं, नीचे दिया हुआ कि एडवांस पेमेंट मेड इन मार्च 2026, अगर आपने कोई एडवांस पेमेंट किया है मार्च 2026 में और उसे अप्रैल 2026 में बुक किया है तो इस सिचुएशन में भी आपके ऊपर इनकम टैक्स के पुराने कंप्लाइंसेस एप्लीकेबल होंगे और जो टीडीएस डिडक्ट करेंगे आप वो मार्च 2026 में करेंगे। क्यों कि अगर आपने कोई भी पेमेंट पहले किया है या ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट किया है, जो भी अर्लियर होगा उसी के हिसाब से आपके ट्रांजेक्शन को माना जाएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट में दिया हुआ है कि इफ़ ए डिडक्टर हैज़ एन ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्टर,
अगर कोई डायरेक्टर है जिसने कोई ऑनगोइंग कॉन्टैक्ट किया हुआ है विद मंथली पेमेंट, कि उसने मंथली पेमेंट करनी है, तो हाउ डज द डिडक्टर हैंडल द स्विच फ्रॉम द ओल्ड एक्ट टू न्यू एक्ट। तो जो डिडक्टर है जिसने टीडीएस डिडक्ट करना है वो पुराने एक्ट से नए एक्ट में कैसे स्विच करेगा। तो इसके लिए यहाँ पे बताया गया है कि द डिडक्टर अप्लाइज द ओल्ड एक्ट फॉर ऑल पेमेंट्स और क्रेडिट अप टू एंड इंक्लूडिंग 31 मार्च 2026, कि जो टीडीएस डिडक्टर है उसने जो भी पेमेंट्स की हैं या अपने अकाउंट में क्रेडिट किया है 31 मार्च 2026 तक, तो उसकी वो कंप्लाइंसेस करेगा पुराने एक्ट के हिसाब से। इसके अलावा अगर उसने 1 अप्रैल के बाद कोई भी पेमेंट की है या ऑन अकाउंट ऑफ अपने अकाउंट में क्रेडिट किया है तो 1 अप्रैल 2026 के हिसाब से उसे नए एक्ट के हिसाब से टीडीएस की कंप्लाइंसेस को करना होगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि मिस्टर XYZ इज़ अ मंथली हाउसकीपिंग कॉन्टैक्ट विद मिस्टर ABC। ABC का मंथली कॉन्टैक्ट है और मार्च मंथ में 31/3/2026 को उसने उसका टीडीएस डिडक्ट किया है। उसके बाद है कि पेमेंट फॉर द अप्रैल 2026 क्रेडिट ऑन 30/4, यानी कि उसने मंथली कॉन्टैक्ट के हिसाब से एक पेमेंट 31 मार्च 2026 को अपने यहाँ क्रेडिट किया, दूसरा अप्रैल 2026 में। तो जो भी टीडीएस के ऑब्लिगेशन होंगे वो पुराने एक्ट के हिसाब से होंगे जब तक उसने 31 मार्च 2026 की पेमेंट की है, और अप्रैल के बाद से टीडीएस की जो भी ऑब्लिगेशन और कंप्लाइंसेस होंगे वो सेक्शन 393(1) के अंतर्गत होंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि हैज़ देयर एनी चेंजेस इन द रेट्स ऑफ टीडीएस अंडर द न्यू एक्ट, क्या जो नया एक्ट आया है उसके हिसाब से टीडीएस के रेट्स में कुछ भी चेंजेस है। तो यहाँ दिया नो टीडीएस रेट्स एंड मॉनेटरी थ्रेशोल्ड फॉर ऑल द कैटेगरीज ऑफ द पेमेंट हैव बीन रिटेन एज दे अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, कि जो भी टीडीएस के रेट्स हैं और उनकी थ्रेशोल्ड लिमिट है उनमें कोई भी चेंजेस नहीं है, वो बिल्कुल ही सेम रखी गई हैं। केवल टीडीएस की जो सेक्शंस है वो 393 के अंतर्गत बिल्कुल ही टेबलर फॉर्म में प्रेजेंटेशन के लिए बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे दी गई हैं, लेकिन जो टीडीएस का रेट है और थ्रेशोल्ड लिमिट है उसमें कहीं भी कोई चेंजेस नहीं है। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस इफ ए डिडक्टर एजली डिडक्ट टीडीएस कोटिंग ऑन द ओल्ड एक्ट सेक्शन नंबर फॉर ए पेमेंट मेड आफ्टर HR 2026। अब यहाँ पे कहा गया है कि अगर किसी भी डिडक्टर ने कोई भी टीडीएस डिडक्ट किया था अप्रैल 2026 के बाद से, लेकिन जब उसने अपनी इनकम टैक्स अपनी टीडीएस की रिटर्न फाइल करी तो उसने उसमें जो सेक्शन है वो पुराना ही सेक्शन लिख दिया। तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर पुराना सेक्शन लिख दिया गया है या कोई भी जो अप्रैल 2026 के बाद से जो भी टैक्स कटा है उसका जो भी कंप्लाइंसेस है अगर पुराने एक्ट के हिसाब से कर दी गई है, तो यहाँ पे दिया है कि द टाइम फाइलिंग ऑफ द टीडीएस रिटर्न इन सच केसेस द डिडक्टर मे बी रिक्वायर्ड टू सबमिट ए करेक्शन स्टेटमेंट टू रेक्टिफाई द सेक्शन रेफरेंस, कि उसे सेक्शन का रेफरेंस देते हुए अपनी जो भी टीडीएस की रिटर्न को है उसे करेक्ट कर लेना है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि जो इंटरेस्ट इनकम इज क्रेडिट इन द अकाउंट ऑफ पे ऑन 31 मार्च 2026 को, कि जो इंटरेस्ट की इनकम थी वो पे के अकाउंट में 31 मार्च 2026 को क्रेडिट हो गई, लेकिन जो उसका पेमेंट हुआ है वो अप्रैल में हुआ है। तो जो भी इसकी टीडीएस की कंप्लाइंसेस होंगी वो हमारे पुराने एक्ट के हिसाब से होंगी, क्योंकि आपने जो भी पेमेंट किया है या बुक्स अकाउंट में क्रेडिट किया है जो भी विच एवेंस द अर्लियर उसके हिसाब से आपकी कंप्लाइंसेस होंगी। अगर आपने 31 मार्च 2026 को इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया है तो आपके पुराने इनकम टैक्स के हिसाब से आपकी टीडीएस की कंप्लाइंसेस होंगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट पूछा गया है कि आर टैक्स डिडक्टर रिक्वायर्ड टू मॉडिफाई देयर ERP एंड पेरोल सिस्टम आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, कि जो नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल हो गया है, तो उसके लिए क्या जो भी अपना ERP सिस्टम है बिजनेसमैन्स का या जब वो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं पेरोल का, तो उसमें क्या कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। तो इसमें कहा गया कि यस सिस्टम आर रिक्वायर्ड टू बी अपडेटेड टू रिफ्लेक्ट न्यू सेक्शंस नंबरिंग एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 2025, कि जिन भी लोगों के जिन भी बिजनेस मैंस के ERP सिस्टम या जो पेरोल सिस्टम्स हैं उनमें भी उन्हें चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि जितनी भी सेक्शंस हैं उनके सब नाम चेंज हो गए हैं। तो सेक्शन की नंबरिंग के लिए और जो भी उसकी रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट है उसके लिए आपको अपने
जो भी पेरोल हैं या ERP सिस्टम्स हैं उनको अपग्रेड कराना होगा। तो ये कई सारे क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी लोगों के माइंड में आए होंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी क्लियरिटी हो गई होगी TDS से रिलेटेड। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम TDS की और भी कंप्लायंसेस के बारे में बात करेंगे, जिससे कि आप लोगों के जो भी TDS के डाउट्स हैं जो न्यू एक्ट के हिसाब से हैं या पुराने एक्ट के हिसाब से, कि हमें जो भी कंप्लायंसेस करनी है वो न्यू एक्ट के हिसाब से करनी है या पुराने एक्ट के हिसाब से करनी है। तो मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और थैंक्स फॉर वॉचिंग।